गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सर्कुलर मोशन के कुछ जो मैंने होमवर्क दिया था वो मैं आपको कराने की आज सॉल्व कराने का कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारा होमवर्क था वो कुछ इस तरह से था कि पहला होमवर्क था, जो पहला प्रॉब्लम था, नीना गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक that has a diameter of 7 meter. If she runs around the entire track for a distance 50 meter, what is her angular displacement? सबसे पहले तो बेटा आपको मांग क्या रहा है कि क्वेश्चन डिमांड ये कह रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग ये हो गया, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपसे, तो थीटा इक्वल टू आपको पता है, क्या मैं लिख सकता हूं। अब एक बात देखो, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया यही क्वेश्चन का डिमांड है, पर सबसे पहले एट फर्स्ट हम लोगों को देखना क्या है कि जो क्वेश्चन आपका है इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि डायमीटर ऑफ कर्व पाथ या नीनास डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो हम लोग देखते हैं कि नीनास का डिस्प्लेसमेंट कितना है वो पहले लिखने का, फाइंड आउट जो गिवन है वो डेटा निकालने का कोशिश करते हैं। गिवन में क्या था, नीनास डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारे पास, नीनास डिस्प्लेसमेंट नीनास डिस्प्लेसमेंट दिख रहा होगा आई होप, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो नीला का डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना है, टोटल 50 मीटर। कितना है, 50 मीटर, ये नीना का डिस्प्लेसमेंट है। इनके बाद हमें डायमीटर ऑफ कर्व पाथ, डायमीटर ऑफ कर्व पाथ, diameter of curve path। यदि बेटा डायमीटर ऑफ कर्व पाथ की बात करेंगे तो डायमीटर ऑफ कर्व पाथ जो डी गिवन है वो 7 मीटर दिया है। हमें निकालना क्या है, रेडियस, तो 7/2 कितना मिला आपको, 3.7/2 कितना गया, 3.5। अब यदि 3.5 आ गया तो आपको पता है जो गिवन फॉर्मूला है वो होता है थीटा इक्वल टू, जो गिवन फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू एस बाय आर। अब यदि थीटा इक्वल टू एस बाय आर है तो आपको पता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना था, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन था यहाँ पे लीनियर कर लीजिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना हो गया कि 50 अपॉन रेडियस कितना 3.5। आप सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने के बाद आएगा 40.28 रेडियन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, सेम एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि रोहित बाउट अ पिज्जा ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। A fly lands on the pizza and walks around the edge for a distance of 80 centimeter. Calculate the angular displacement of the fly. इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का सेम एज इट इज यही प्रोसेस है और इसी प्रोसेस से हम लोग इनको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए जो सॉल्व करेंगे उनमें क्या है कि सबसे पहले हमें नोटिस ये करना है कि सेम एज इट इज पहले जो डेटा गिवन है ना उनको हमें लिखना है। जो डेटा गिवन है वो डेटा क्या, देखो यदि डेटा हमारे पास गिवन है क्वेश्चन 2 का, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द, लिखता हूं मैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द fly on the pizza, fly on the pizza, fly on the pizza, वो आपका कितना गिवन है 18 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करोगे मीटर में कन्वर्ट करोगे, ये मैंने आपको सिखाया, आप ऑटोमेटिक कर ही लोगे। और रेडियस आपके पास बेटा कितना गिवन है, जो रेडियस गिवन है वो रेडियस आपको गिवन है 0.5 मीटर। अब यूज करते हैं वही फॉर्मूला थीटा इक्वल टू एस बाय आर। अब यहाँ पे देखते हैं कि यदि एस बाय आर हमें लिखना है तो वो आपको कन्वर्ट आपने किया 0.08 मीटर
आर कितना है आपके पास 0.5। आप सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 0.16 रेडियन। ये दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे और आपका टेस्ट भी होने वाला है। उस टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और जो हमारे पास थीटा है इनको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आइए हम लोग बात करते हैं। कल मैंने कुछ बच्चे को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि v इक्वल टू होता है ओमेगा आर। थोड़ा रिवीजन कर रहा हूँ पीछे वाला। v इक्वल टू ओमेगा आर। अब एक बात देखो कि v इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर। तो मैंने ये बोला था कि वेक्टर v ओमेगा क्रॉस आर, ये जो हमें पढ़ना है ना, ओनली यूज फॉर लास्ट लेक्चर में जो हमने आपको पढ़ाया था v इक्वल टू ओमेगा आर, और मैंने लिखा था कि v इक्वल टू जो हमने लिखा था ओमेगा क्रॉस आर। ये जो हमने लिखा था ओमेगा क्रॉस आर, इसमें मैंने बोला था कि ये ओनली फॉर वैलिड जो है ओमेगा क्रॉस आर, ओनली फॉर वैलिड ये रोटेशनल मोशन के लिए, ओनली फॉर वैलिड रोटेशनल। अभी नेक्स्ट चैप्टर मैं यही पढ़ाऊंगा, रोटेशनल, ओनली फॉर वैलिड रोटेशनल मोशन। अब मैंने ये बताया था कि आप इसको ना इस तरह से नहीं लिख सकते। ओमेगा इधर लगा और ये v और r से डिवाइड कर दे, ये क्या है बेटा, ये हमारे लिए रॉन्ग है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि a क्रॉस v वेक्टर a क्रॉस b, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू c, एक नया वेक्टर आपको मिला। तो इसको इस तरह से नहीं लिख सकते a इक्वल टू c b, इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते। यही बात मैंने आपको बताया, तो सेम एज इट इज इसको भी इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। यदि वेक्टर आपने रिवीजन करा होगा आपको पता है, और ज़्यादा यदि नहीं आपको आता तो नेक्स्ट टॉपिक में ये क्लियर होगा जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा ओमेगा क्रॉस आर। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। अब दूसरी बात ये है, आपको मैंने जितना भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है वो सब आप ध्यान में रखना कि कब एंटी क्लॉकवाइज होगा, जब कब क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये सबसे बड़ी बात है। इनको ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नीड है। जैसे कि मैंने यदि बोला कि कोई भी पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में मैंने बोला था कि यदि यह एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन हो रहा है, ये देखो ये बेटा किसका रोटेशन का डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज का। या किसका रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज में ये रोटेट कर रहा है। यदि यह एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है तो हमें क्या करना, जिधर रोटेशन उधर राइट हैंड के फिंगर को रख कर्ल करना है रोटेशन के डायरेक्शन में, और फिर अपना क्या करना है, थंब आपको करता था डायरेक्शन, और आउटवर्ड का डायरेक्शन हमेशा इस डॉट से हम लोग दिखाते हैं। सेम एज इट इज अंदर की बात करेंगे, यदि यह क्लॉकवाइज हो जाए तो क्लॉकवाइज में इस तरह से हमें रखना है और रोटेट कराना है। जैसे हमने रोटेट करा है तो जो हमारा थंब है वो नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो नीचे की तरफ दिखाएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड, और इनवर्ड को हमेशा बेटा क्रॉस से दिखाते थे। अब मैंने इसी पे बोला था कि यदि डायरेक्शन सेम हो जाता है, दोनों क्लॉकवाइज हो जाएगा, सेम डायरेक्शन पे बेटा ऐड करना है। यदि डायरेक्शन सेम हो गया तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यदि डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। और इस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उनका नाम है, हमारे पास जो न्यू टॉपिक है वो है हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आपने तो पढ़ा ही होगा, हमने तो आपको तो एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाया था। एंगुलर
एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है? यदि हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एवरेज की बात करेंगे। यदि एवरेज हम लोग बात करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता था वो कुछ इस तरह से हम लोग लिखते थे एवरेज एक्सेलरेशन को, कि एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग लिखते थे v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। अच्छा, इन्हीं को चेंज लिखते थे, ये तो चेंज है ना, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे चेंज हो गया तो चेंज को हम लोग डेल से दिखाते, और डेल से क्या दिखाएंगे? डेल v बाय डेल टी। ये डेल क्या? डेल चेंज को बेटा रिप्रेजेंट करता है। ये डेल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। जब भी कभी चेंज लिखना होता है तो हम लोग डेल का यूज करते हैं। अब यदि इन्हीं को लिखना, ओमेगा लिखना होता था हमें, अब यदि इनको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन से करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो कन्वर्ट अल्फा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा एवरेज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? कि अल्फा, अच्छा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी किससे रिप्लेस कर दूं? ओमेगा से। ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब जब मैंने लिखा कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, एक सेकंड पेन निकाल लो, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, क्या मैं इसको भी चेंज से लिख सकता हूं कि नहीं? अब एक बात आप देखो कि ये जो हमारे पास आया ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, ओमेगा और हमें डेल, यदि डेल अप्रोच कर जाए, यदि डेल टी टेंस टू जीरो हो जाए, ये सबको याद होगा, यदि डेल टी हमारा क्या हो जाए? टेंस टू जीरो। यदि डेल टी टेंस टू जीरो हो गया, ये क्या? डी को अप्रोच करने लगता है। तो यदि अल्फा इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, अल्फा इंस्टेंटेनियस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बात देखो, ओमेगा किस में कन्वर्ट हो गया? डी ओमेगा बाय डी टी। सेम एज इट इज यहां भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते थे, एवरेज इंस्टेंटेनियस ये किस में कन्वर्ट हो गया? तो इन्हें भी क्या लिख सकते थे हम लोग? ये ओमेगा में, तो डीवी बाय टी टी। ये ध्यान रखना, ये सब आपको छोटी छोटी बातें पता है कि किस तरह से आपको ये हैंडल करना है। अब एक बात फिर देखो, जब आप इस तरह से लिख सकते हो बेटा, एक बात और सामने आती है कि A इक्वल टू, क्या आपको मैंने पढ़ाया था क्या कि A इक्वल टू, जो आप A लिखते हो, A इक्वल टू आप क्या? V dV बाय dt। याद आ रहा है सिमरन? जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका मुझे नाम याद है और कुछ व्हाट्सएप भी करते हैं, उनका जो डाउट था, जैसे सिमरन का डाउट था, तो मैंने वहां पे सॉल्व करा है। तो A इक्वल टू V dV बाय dt। अब इनको लीनियर में कन्वर्ट करना है। यदि हमें सेम एज इट इज लीनियर में कन्वर्ट करना है, तो ये जो V हो गया, इस V को क्या बोल सकते हैं? लीनियर वेलोसिटी। इस V को क्या? लीनियर वेलोसिटी। यह बेटा यदि लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा, A किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा में। तो V की जगह क्या मैं लिखूं? ओमेगा, और फिर इस वाले V की जगह भी क्या लिखूं? ओमेगा बाय कितना हो गया? dt। देखो सेम वही जो आपने, मैंने कितनी बार बोला है कि बेटा 11th का ही जो पढ़ाई है ना, वो एज इट इज, सेम एज इट इज चलता है क्लास 12th में। यदि आपको ये रिवीजन आप नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अब देखो कि यहाँ पे एक हो गया, सॉरी, A इक्वल टू V dV बाय, ये dt के जगह ना, सॉरी यहाँ पे t के जगह क्या हो गया? x आएगा, dV बाय dx, dV बाय dx आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो dV बाय जो dx आएगा वो यहाँ पे फिर क्या, तो x के जगह क्या, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सब वो मिस हो गया मुझे, और कोई बात नहीं है। अब एक बात देखो, A इक्वल टू V dV बाय dx, और यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी ओमेगा से आपने रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट आता है
कि सेम एज इट इज एक और इक्वेशन होता था हमारे पास। यदि मुझे ए लिखना होता था तो दूसरा ए लिखने का एक और था कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, अपॉन डी टी स्क्वायर। तो एक बात देखो, फिर यदि इनको एंगुलर एक्सलेशन के फॉर्म में लिखना है, एंगुलर एक्सलेशन के फॉर्म में लिखने के लिए हम ए को किससे रिप्लेस कर दे बेटा? यदि ए को रिप्लेस करना है तो मैं किससे कर दूं? ए को अल्फा से। एक्स क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ना हमें? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स को क्या? थीटा, और नीचे क्या? डी टी स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने जो जो बात आपको समझाने की कोशिश करा है। अब एक बात और देखो, यहाँ पे और एक दो बात सामने आने वाली है कि मैंने फिर आपको बताया था कि जो हमने कुछ नहीं किया बेटा, फिर से मैं एक बार आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया, कि मैंने एक बात आपको बताया कि यदि आपको ए निकालना है, लीनियर में यदि आपको निकालना है, तो उनको निकालने का सबसे बेस्ट फंडा यही है कि ए इक्वल टू आपके पास क्या था? वी डी वी वाई डी एक्स, वी डी वी वाई डी एक्स, ये लीनियर का था। अच्छा, ये v किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? लीनियर वेलोसिटी को। और हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रिप्लेस करना है। ये किसका? एंगुलर एक्सलेशन को हम लोग अल्फा से, और v को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? ओमेगा से। और यहाँ भी dv है, ये कितना? dw। और x क्या? ये तो डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो थीटा से। अब फिर नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि a इक्वल टू, हमने फिर क्या लिखा कि a इक्वल टू हमने लिखा कि डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी का स्क्वायर। अब यहां पे भी देखो x क्या? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और हमें क्या? एंगुलर एक्सलेशन लिखना है। तो a रिप्लेस किससे हो गया बेटा? अल्फा से। और ये डी स्क्वायर एक्स जो है आपका, ये एज इट इज x की जगह क्या? थीटा, और t की जगह क्या? भाई t की जगह t रखना है बेटा। आप तो समझ ही गए होंगे। अब यदि इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा ना, जिधर ओमेगा का डायरेक्शन होगा, ठीक है, डायरेक्शन किधर होगा? जिधर ओमेगा, मान लो कि कोई भी पार्टिकल इस तरह से रोटेट कर रही है, तो रोटेट कर रही है तो ये क्या? मान लो इधर का डायरेक्शन है, ये रोटेट कर रही है, सपोज दैट ये ए से बी पे जा रही है और यह रोटेशन हो रहा है। ए से बी पे जो रोटेशन हो रहा है कुछ इस तरह से हमने देखा, आउटवर्ड ओमेगा रोटेट कर रहा है, ओमेगा के कारण ही एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो ओमेगा जब रोटेट करेगा तो जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा वही एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे एक बात आपको लिखना है कि इट डायरेक्शन इज सेम, it is direction is same, it is direction is same as change in omega, change in omega, change in omega। मतलब ओमेगा का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही किसका डायरेक्शन होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन आपको मिलेगा। क्योंकि आपने देखा, क्योंकि ओमेगा के कारण ही, यदि मैं बात करूं तो ओमेगा के कारण ही जो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा है, क्योंकि ओमेगा के कारण ही एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड होता है। मैं थोड़ा अच्छे से बता रहा हूँ फिर से, क्योंकि ओमेगा के कारण बेटा, ओमेगा आपका कहाँ पे है? देखो ओमेगा इज हियर, तो ओमेगा के में जो चेंज होता है वो क्या देता है आपको? एंगुलर एक्सेलरेशन, जो ओमेगा में चेंज हुआ। तो देखो ओमेगा में चेंज, वी फाइनल माइनस ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो चेंज इन ओमेगा। तो जो चेंज होगा ओमेगा में, जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा वही किसका हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक बात देखिए, यहां पे एक क्वेश्चन आता है फिर से, क्वेश्चन कुछ इस तरह से फिर से आ रहा है। देखिए कि क्वेश्चन ये कह रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉट, मैं थोड़ा लिख देता हूं, एंगुलर
angular acceleration is not necessary for सर्कुलर मोशन। आपको ये बताना है कि ट्रू या फॉल्स, टी है या फिर एफ। तो एक बात ध्यान पे रखना है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि आपको सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी होगा। ये क्या है? ट्रू है, आपको ध्यान रखना है। अब एक बात देखिए कि सबसे पहली बात यह है कि मान लो कि सपोज दैट यह एक कोई पार्टिकल इस पे रोटेट कर रही है। यदि इस पे कोई पार्टिकल रोटेट कर रही है तो क्या है? ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। कितने से कर रही है बेटा? ओमेगा से रोटेट कर रही है। अब एक बात आप देखो, यदि ओमेगा कांस्टेंट हो गया, आपका क्या कांस्टेंट हो गया? ओमेगा इज कांस्टेंट। ओमेगा इज कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो जो लीनियर आपका एक्सेलरेशन था वो क्या, सॉरी, जो एंगुलर एक्सेलरेशन था वो क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। मीन्स अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो। अब याद करो आप कैनामेटिक्स के अंदर में मैंने क्या बताया था? वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। यदि वेलोसिटी में ही चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या था? v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल, और उसके बाद हमारे पास क्या था? t फाइनल माइनस t इनिशियल। ओमेगा के साथ यही था, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल और t फाइनल माइनस t इनिशियल। एक बात देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वेलोसिटी हमारा है फाइनल और ये जो ओमेगा फाइनल इनिशियल है, चेंज ही नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला? ओमेगा कांस्टेंट है। यदि ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा तो ओमेगा में चेंज ही नहीं होगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। समझ में? आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अब इसका दूसरा पार्ट ये भी था हमारे पास कि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि यदि मान लो कि मैंने आपको बताया भी था कि यदि ओमेगा का भी डायरेक्शन इधर की तरफ, ओमेगा इस तरह से रोटेट कर रहा है और अल्फा भी मेरा रोटेट सेम, जिधर ओमेगा का डायरेक्शन है उधर ही हमारा अल्फा का डायरेक्शन है, तो क्या ओमेगा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? तो ओमेगा क्या हो जाता है? तो बेटा इंक्रीज कर जाता था। याद कीजिए कि हमने बताया था कि वेलोसिटी का भी डायरेक्शन जिधर है उधर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन है, तो v क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। तो सेम एज इट इज ओमेगा भी इधर और अल्फा भी इधर, तो ओमेगा क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। अब एक बात बताओ, ओमेगा सेकेंड में लेके चल रहा हूं कि ओमेगा जो है आपका वो और अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड तरफ लग रहा है। तो यदि डाउनवर्ड तरफ लग रहा है तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में, न्यूमेरिकल्स में ये काम आती है कि ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन, इफ ओमेगा एंड अल्फा इज सेम डायरेक्शन, ओमेगा भी इधर और कहां पे बेटा? अल्फा का भी डायरेक्शन सेम, ओमेगा और अल्फा का यदि डायरेक्शन सेम तो ओमेगा क्या कर गया बेटा? इंक्रीज। ओमेगा का डायरेक्शन सेम और एक अल्फा का डायरेक्शन अपोजिट, तो ओमेगा क्या हो गई? वेलोसिटी डिक्रीज कर गई। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात देखते हैं हम लोग, यहां से थोड़ा कुछ सीखने का कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ये है, दिख रहा होगा, कॉन्सेप्ट ये है कि ज्यादातर ना फोकस कॉन्सेप्ट के ऊपर करना है। और जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि कुछ भी मैं आपको कम पढ़ो बेटा, लेकिन वो इतना सॉलिड आपको पढ़ना है कि आपको मजा आ जाए, लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। सेम एज इट इज है कि मैं क्या कर रहा हूं, एक कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, सर्कुलर मोशन इस ट्रैक पे कुछ मूव कर रहा है, और जो मूव कर रहा है बेटा, मूव करने का कंडीशन में देखिए क्या है। ये जो मूव किया इस पे हम लोग क्या करते हैं कि एक लीनियर इधर के डायरेक्शन में एक लीनियर वेलोसिटी इंक्रीजिंग लगाओ। क्या है? इंक्रीजिंग। अब ये जो इंक्रीजिंग है वेलोसिटी, ये डायरेक्शन आपको पता है इंक्रीज का। वेलोसिटी यदि इंक्रीज कर रही है और इनका डायरेक्शन इधर है, तो एक बात आप ध्यान से देखो कि आपसे पूछेगा कि थीटा का डायरेक्शन क्या होगा?
सबसे पहले ये बताना है कि थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, फिर आपको बताना है ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, फिर बताना है आपको कि अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड। अब एक बात देखो कि थीटा तो वेलोसिटी, सबसे पहले इसका रोटेशन देखो, ये किधर की तरफ रोटेट कर रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। किधर रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब यह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो सबसे पहले आपको रोटेशन के डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को रखना है और फिंगर को कर्ल करना है उसके रोटेशन के डायरेक्शन में। और जैसे ही आपने उसके रोटेशन के डायरेक्शन में कर्ल किया तो आपको जो थंब बताएगा वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताएगा। तो ये जो थंब है मेरा, ये आपको बता रहा है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। सबसे पहले तो पता करना है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। यदि एंटी क्लॉकवाइज है, जिधर रोटेशन हो रहा है उधर अपना राइट हैंड रखना है और फिंगर को कर्ल करना है रोटेशन के डायरेक्शन में, और जो थंब बताएगा वही थंब आपको डायरेक्शन बताएगा। तो जब थंब डायरेक्शन आपको बता रहा है तो सबसे पहले कि थीटा, तो थीटा रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये क्या आउटसाइड हो गया। जब आउटसाइड हुआ तो आउटसाइड को हम लोग कुछ इस तरह से, जब थीटा इधर रोटेट कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ओमेगा जो होगा एंगुलर वेलोसिटी, जिधर थीटा का उधर ही एंगुलर ओमेगा का भी। अब ओमेगा भी उधर की तरफ है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। आपको पता है कि वेलोसिटी यदि इंक्रीज करता, अभी आपने देखा ना, तो यदि वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो अल्फा का भी डायरेक्शन सेम उसी के तरफ होता है। यहां से पता कर